सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। इस वीडियो के बाद हम आपको फिजिक्स लेक्चर की एक और वीडियो देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में बताएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, PDF हमारे बिल्कुल फ्री हैं जो आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। अर्थात आगे चल के परमाणु का भी विभाजन हुआ और विभाजक कणों को पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। अब हम आपको बताएंगे मौलिक कण किन्हें कहते हैं। फिजिक्स में मूल कण या मौलिक कण वे कण होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर केवल कणों से ही नहीं हुई है और जिनका विभाजन ही नहीं किया जा सकता, वे मौलिक कण कहलाते हैं। सन 1932 ईस्वी से पूर्व तक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप सभी जानते ही हैं, और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को पी से। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही केवल मूल कण माने जाते थे। लेकिन सन 1932 ईस्वी में चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई जो कि आवेश रहित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर इसकी संख्या 3 हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद मूल कणों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और आज मूल कणों की संख्या फ्रेंड्स कितनी हो गई है? 30 से ऊपर पहुंच गई है। अब फ्रेंड्स, अब हम कुछ मूल कण के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन। जिन्हें फिजिक्स का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पर चूंकि आप जानते हैं ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है हम आपको बताएंगे। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ऋणावेश होता है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। यह एक स्थायी मूल कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक स्थायी मूल कण। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज सन 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने खोज की, चूँकि आप जानते ही हैं कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहता है, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और अब हम बात करेंगे कि इस पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 उस पर धनावेश होता था इलेक्ट्रॉन पर। इस पर क्या होता है? बाय मिस्टेक फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जो कि हमने आपको बताया था कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, जो कि यह भी एक स्थायी कण है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज फ्रेंड्स सन 1832 ईस्वी में चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने। और यह आवेश रहित मूल कण होता है, इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। वो हमने आपको बताया था कितना होता है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। और यह एक अस्थायी मूलकण है। वो दोनों थे स्थायी मूलकण और न्यूट्रॉन क्या है, अस्थायी मूलकण।
ठीक है। इसका जीवन काल जो है फ्रेंड्स कितना होता है, 17 मिनट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है, 17 मिनट। अब न्यूट्रॉन को यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं, चिकित्सा विज्ञान में करते हैं, इसका उपयोग इसमें ज़्यादातर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आवेश रहित होने का इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में, जीव विज्ञान में और चिकित्सा विज्ञान में न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, पॉजिट्रॉन के बारे में। पॉजिट्रॉन की खोज फ्रेंड्स सन 1932 में किसने की, एंडरसन ने। ठीक है। अब यह धनावेशित मूल कण होता है जिसका द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण, यानी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं पॉजिट्रॉन को। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिनो की खोज 1930 ईस्वी में पाउली ने की थी। किसने की थी, पाउली ने। इसका द्रव्यमान और आवेश जो होता है वह आवेश रहित होता है। आवेश रहित क्या होता है, मूल कण होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पाई मैसॉन है, फोटॉन है, हिग्स बोसॉन है और भी मूल कण है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समस्थानिक, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। समस्थानिक वे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, इक्वल हो, बट न्यूट्रॉनों की संख्या जो है डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स 6C12 और 6C13, 6C14। ठीक है। इसमें C क्या है फ्रेंड्स, कार्बन के जो है 3 समस्थानिक है फ्रेंड्स, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो सभी में समान है, 6 है। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो डिफरेंट है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 12 है, 13 है, 14 है और प्रोटॉनों की संख्या 6 है, जो कि सब में समान है, इसलिए हम इसे समस्थानिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं संभारिक। संभारिक क्या होता है, संभारिक क्या होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें परमाणुओं का परमाणु भार तो समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, संभारिक। जैसे फ्रेंड्स कैल्शियम है और आर्गन है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है फ्रेंड्स, 15। ठीक है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। और जैसे आर्गन है, आर्गन का कितना होता है परमाणु भार, 5 और परमाणु क्रमांक 18। ठीक है। इसलिए हम इसे संभारिक कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा कोई टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स इन वीडियोस को इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स हमारे फिजिक्स लेक्चर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कॉर्नर पर जो आई बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, AMU। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, AMU। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम क्या कहते हैं, एक AMU। अब एग्जाम्स में पूछा जाता है एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1.66033 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अब एक AMU को हम फ्रेंड्स आजकल क्या कहा जा रहा है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। अब इसे हम डिनोट किससे करते हैं, U से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसमें जो एनर्जी निकलती है यानी कि
इसके जो समतुल्य ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय विखंडन, जो कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, देखिए। अब हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इसकी खोज किसने की, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की। हॉर्न, किसने, हॉर्न एंड स्ट्रासमैन, किसने की, हॉर्न एंड स्ट्रासमैन। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के दोनों साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करी। इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित कर दिया, जो कि आप रिएक्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि कितनी हुई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो आप बताएंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर यानी कंबाइंड होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब जैसे 1s2 है, 1s2 को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम नाभिक है। ये 1s2 क्या है, ड्यूटेरियम नाभिक। अब 1s3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। 1s3 क्या है, ट्राइटेरियम नाभिक। यह दोनों कंबाइंड होकर हीलियम नाभिक क्या बनाते हैं, हीलियम नाभिक, और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम से पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जो तो हम आपको बताएंगे, जो कि स्क्रीन पर दिख भी रहा है कितनी होती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बता देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति क्या होती है, किन्हीं पदार्थों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन तभी तक होता है जब तक कि उस पर कोई प्रकाश डाला जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति। और ऐसे पदार्थों के क्या कहते हैं हम, प्रतिदीप्त पदार्थ। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, फ्लोरस्पार है, यूरेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये सब प्रतिदीप्ति के अंतर्गत आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम से पूछा जाता है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या कौन सा पदार्थ है जिसका हम प्रयोग करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं, बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड। क्या है फ्रेंड्स, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक्स किरणों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे आजकल हमारे घरों में जो लाइट प्रयोग की जा रही है, जिस लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, वह विभिन्न प्रकार के प्रतिदीप्त पदार्थों का उस पर लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उस पर प्रतिदीप्त पदार्थों का ही लेप चढ़ाया जाता है, जिससे उनमें विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जिससे लाइट जो हमें दिखती है वह उसी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ट्यूबलाइट में लेप के रूप में चढ़ाए जाने वाले प्रतिदीप्त पदार्थ तथा उनसे उत्सर्जित पदार्थ के रंगों के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले है फ्रेंड्स कैडमियम बोरेट। क्या है, कैडमियम बोरेट।
इससे कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? पिंक। कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? पिंक। ठीक है। अब जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, उससे कौन सा रंग उत्पन्न होता है? हरे रंग। हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टंगस्टेट, इससे कौन सा रंग उत्पन्न होता है? हल्के नीले रंग का प्रकाश। कौन से रंग का? हल्के नीले रंग का। जिंक वेरियम सिलिकेट, जिंक बेरिलियम, बेरिलियम सिलिकेट, इससे कौन सा रंग उत्पन्न होता है? पीला रंग, यानी पीले रंग का प्रकाश। और है मैग्नीशियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट प्लस जिंक बेरिलियम, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, इससे कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है? श्वेत रंग का, यानी वाइट कलर का। ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आपको बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायोड वाल्व। डायोड वाल्व, यह वाल्व ऊष्मायिक उत्सर्जन की क्रिया पर बेस्ड होता है। इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रोड फिलामेंट, फिलामेंट को तंतु भी कहते हैं और तंतु को कैथोड भी कहते हैं, और प्लेट होते हैं, जिससे इसे 2 इलेक्ट्रोड वाला बाल्ब अर्थात डायोड बाल्ब कहते हैं। और हम आपको बताएंगे इसकी खोज किसने की। डायोड बाल्ब की खोज सन 1904 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, किसने की? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। इसका यूज़ रेक्टिफायर के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर। और एसी को डायरेक्ट डीसी में चेंज कर देता है। डायोड बल्ब क्या करता है? एसी को डायरेक्ट डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है। इसका डायग्राम हमने स्क्रीन पर शो भी किया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है। डायोड बल्ब का डायग्राम स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की ओर, देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायोड वाल्व। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1907 यानी 1907 में किसने की? डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्व की खोज की। ठीक है। अब हम ट्रायोड वाल्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या किसे कहते हैं ट्रायोड वाल्व? इन्होंने डायोड वाल्व के तंतु यानी फिलामेंट एवं प्लेट के बीच एक कोई तीसरा तत्व ग्रिड लगाया। कौन सा तत्व लगाया? ग्रिड। इस प्रकार इस वाल्व में 3 इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्रायोड वाल्व। 3 इलेक्ट्रोड होने के कारण इसे ट्रायोड वाल्व कहा जाता है, जो कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। हमने इसका डायग्राम शो किया गया है फ्रेंड्स, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे, ग्रिड, प्लेट और तंतु। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? एम्पलीफायर में इसका यूज़ होता है। कहाँ होता है? एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर्स में, और ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर क्या कहते हैं हम? प्रेषी। ट्रांसमीटर में भी इसका यूज़ होता है। और डिटेक्टर, डिटेक्टर यानी
संसूचक यानी संसूचक, ठीक है, इन सब में इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं यह रिक्त या कोटर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वह बहुत कम हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो वह एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स हमने इसका डायग्राम भी शो किया है, ठीक है। जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। इसके क्रिस्टल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यदि आर्सेनिक की ऐड की जाए, किसकी? आर्सेनिक। आर्सेनिक को AS से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और जबकि आर्सेनिक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, उस शेष इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा भी है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो वह पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे ये है जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यदि एल्यूमिनियम की ऐड की जाए, ये है एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम की ऐड की जाए तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 जर्मेनियम एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जबकि 4 जर्मेनियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मिसिंग इलेक्ट्रॉन या होल कहते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? अब हम आपको बता रहे हैं, जॉन वर्डीन और विलियम साकले एवं वाल्टर वर्टेन, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर 1948 में आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ये सब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर होते क्या हैं। NPN एंड PNP सेमीकंडक्टर्स के श्रेणी क्रम संधि से सेमीकंडक्टर्स की दूसरी युक्ति प्राप्त होती है जिसमें ऊष्मायिक ट्रायोड के कुछ गुण पाए जाते हैं। इस युक्ति को ही हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर की। जब P टाइप सेमीकंडक्टर को 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रखा जाता है तो वह NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है, और जब N टाइप सेमीकंडक्टर को 2 P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रखा जाता है तो वह PNP टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अब NPN ट्रांजिस्टर में N को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जक यानी इमिटर। क्या कहते हैं? इमिटर या उत्सर्जक, ठीक है। अब P को क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस।
और फिर एन को क्या कहते हैं, इस वाले एन को क्या कहते हैं, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का यूज़ फ्रेंड्स कहाँ कहाँ होता है, एम्पलीफायर में होता है। कहाँ कहाँ होता है, एम्पलीफायर में होता है, ऑसिलेटर में होता है, और मॉड्यूलेटर में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। देखिए आगे, अब हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स राडार। राडार, ठीक है, यानी रेडियो संसूचन एवं संरक्षण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग को संक्षिप्त रूप में राडार कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति व दूरी का भी पता लगाया जाता है, जो कि हमने डायग्राम में शो किया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, उसे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। राडार का यूज़, अब हम बात करते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। वायु के संसूचन के निर्देशन में, बादलों की स्थिति व उसकी दूरी पता लगाने में, धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में, ठीक है, आयन मंडल की ऊंचाई आदि ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी खोज यानी इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार किया रॉबर्ट बार्नसन। किसने, रॉबर्ट बार्नसन। ठीक है, इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, टेलर और यंग, किसे जाता है, टेलर और यंग। एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो कि हमने आपको बता चुके हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। अब हम बात करते हैं लेज़र। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेज़र के साइंटिस्ट कौन है। ठीक है, या इसकी खोज किसने की। इसकी खोज सन 1960 ईस्वी में किसने की, थियोडोर एच मैमन। किसने की, थियोडोर एच मैमन। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। आजकल फ्रेंड्स धात्विक पदार्थों से इसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी धात्विक पदार्थों में इसका प्रयोग किया जा रहा है लेज़र का। ठीक है, और हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में ही हम लेज़र कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन, अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेज़र एक ऐसी युक्ति है या ऐसी थीम है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वह लेज़र कहलाता है। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया गया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। मेसर, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आविष्कारक की। इसके आविष्कार का श्रेय 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को जाता है। किसे किसे हम आपको बताएंगे, गॉर्डन, गीगर, टाउन्स। ठीक है, आप साइंटिस्ट के नेम भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1955 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम से पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम मेसर भी कहते हैं। ठीक है, मेसर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर लेज़र कार्य करता है, यानी कि ये उसी की तरह होता है। हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है कृत्रिम उपग्रहों का ठीक पता लगाने में। ठीक है, और समुद्र के अंदर संदेश भेजने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें मेल करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर कमेंट भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर अपडेट भी कर सकते हैं और हमें अपने सुझाव हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय और हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।